વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 8ની અંદર હિન્દી ભણવાનું છે. ચોથું ચેપ્ટર કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી. તો કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી હતા, એમનો જન્મ ક્યાં થયો હતો? તો કે ભોપાલના જન્મ થયો હતો. આરંભિક શિક્ષા એ મધ્યપ્રદેશમાં લીધી. આગળને ભણવાનું એ આગ્રા, અલ્હાબાદ તથા लखनऊ विश्वविद्यालय में MA LLB उपाधि प्राप्त करी. बाद में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में PMD की उपाधि પણ हासिल કરી હતી. 1 વર્ષ તક પ્રતતા है. હવે આવે છે આપણે तो કે भारत लौटकर आप राजनीति में सक्रिय हो. विधायक और सांसद के रूप में आरंभ हुई आपकी राजनीतिक यात्रा राज्यपाल, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आकर समाप्त हुई. हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में अपने अनेक पुस्तकों लिखी, जिनमें से कुछ इस प्रकार है: देशमणि, हमारे पंथ प्रदेश, प्रतिष्ठा भारतीय तथा हमारे चिंतन की मूलधारा. तो कर्मयोगी लाल बहादुर शास्त्री रेखा जी में लेखक शास्त्री जी के व्यक्तित्व का विश्लेषण करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं कि अपनी कर्मठता के गुण के कारण लाल बहादुर शास्त्री एक अति सामान्य परिवार से उठकर देश के प्रधानमंत्री पद तक पहुँचे. वे कर्म को ही ईश्वर मानते हैं, कर्म के प्रति अटल आस्था है एवं संपूर्ण समर्पण उनके जीवन का विकास का मूलाधार है. इस इकाई में समाविष्ट मूल्य समर्पण, भावना, कर्तव्य, कर्मठता, सेवा. તો લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી શા માટે કહેવામાં આવે છે? તો કે એ પોતાનું કર્મને જ જીવન માનતા હતા. એ મહાન કર્મયોગી હતા. તેઓ ભાગ્યને ભરોસે બેસી રહેનાર માણસ નહોતા. તેઓ કર્મને જ ઈશ્વર માનતા હતા. ફળની આશા રાખ્યા વિના તે કર્મ કરતા હતા. એટલે જેને કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી કહેતા હતા બધા. તો ચાલો હવે આપણે પાઠનું શરૂઆત કરીએ. शास्त्री जी के नाम के साथ कर्मयोगी विशेषण जोड़ना बिल्कुल उपयुक्त है, क्योंकि मुझे तो उनका सारा जीवन ही कर्मों से भरा हुआ मालूम पड़ता है. शास्त्री जी सामान्य परिवार से ऊपर उठकर देश के प्रधानमंत्री के जैसे महत्वपूर्ण पद तक पहुँचे. उसका रहस्य अनेक कर्मयोगी होने में ही छिपा हुआ है. वे उन लोगों में भी नहीं थे जो भाग्य पर भरोसा करके बैठे रहते हैं और अचानक कभी सफलता मिल जाती है, बल्कि वे उन लोगों में से है जिनकी अपनी हथेली की लकीरों के बजाय अपने चिंतन और कर्म की शक्ति पर अधिक भरोसा होता है और वे क्रमशः अपने जीवन का रास्ता बनाते हुए आगे बढ़ते हैं. शास्त्री जी के लिए कर्म ही ईश्वर था और इसके प्रति बिना किसी फल की आशा किए संपूर्ण भाव से समर्पित रहते थे. यहाँ तक कि जब भी उन्हें फल की प्राप्ति के अवसर मिले तब भी उन्होंने इस और हमेशा उपेक्षित दृष्टि से रखी. उनका जीवन दर्शन गीता के निष्काम कर्मयोगी का प्रतिष्ठा था. इसलिए मैं समझता हूँ कि इन्हें केवल कर्मयोगी के बजाय निष्काम कर्मयोगी कहना ही अधिक उपयोग है. તો એમ કહેવા માંગે છે કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને કર્મયોગી આગળ લાગ્યું એ સાચે જ લાગ્યું છે. એમ સામાન્ય પરિવારથી પ્રધાનમંત્રી સુધી પહોંચ્યા, પણ એનો કર્મ તેને આગળ લઈ ગયો હતો. લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી હતા એના મહાન એ કર્મયોગી હતા. તેઓ ભાગ્યને ભરોસે બેસી રહેનાર માણસ નહોતા. એમ બધા પોતાના ભાગ્યની ઉપર બેસી રહે કે લકીરો, હાથની રેખાઓ જોઈને ચાલે, પણ એ કોને કર્મ માનતા હતા? કર્મને જ ઈશ્વર માનતા હતા. એ કોઈ પણ કર્મ કરતા હોય તો એ ફળની આશા રાખતા નહીં કે હું આ કામ કરીશ તો મને આ ફળ મળશે. એ વગર ફળે કર્મ કરતા હતા અને કર્મની પ્રત્યે પૂર્ણ સમર્પિત પણ એ થઈ જતા હતા. તેમનામાં ગીતાના નિષ્કામ કર્મયોગ લક્ષણો જોવા મળે છે. જે આપણી ભગવદ્ ગીતા હોય છે એના નિષ્કામ એમાં કર્મયોગી લક્ષણ છે એ જોવા મળે છે. એટલે જ તે કહે છે કે લાલ બહાદુર શાસ્ત્રીને નિષ્કામ કર્મયોગી કહેના भी अधिक સારું હતું. એમ કોઈ પણ વ્યક્તિ કર્મ કરે છે, કામ કરે છે, તમે કહો છો કે હું આ કામ કરીશ, તમે અત્યારે વાંચો છો તો શું ફળ રાખો છો? કે હું સારા માર્ક લાવીશ. પણ જ્યારે
કર્મયોગી લાલ બહાદુર શાસ્ત્રી હતા એ ભારતના એટલે કે જનસેવા દેશના લોકો માટે કોઈ પણ કાર્ય કરતા તો એ ફળની આશા રાખતા નહીં. હવે આગળ જોઈએ આપણે. अपने उद्देश्य के प्रति दृढ़ आस्था, उस उद्देश्य की प्राप्त करने के लिए कर्म का भाव तथा उस कर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण है. 3 बातें मुझे उनके संपूर्ण चरित्र तथा जीवन दर्शन में दिखाई पड़ती है. अपने एक भाषण में उन्होंने इसी तरह के विचार व्यक्त करते हुए कहा था, यहाँ तक कि भले ही आप राजनीतिक क्षेत्र या सामाजिक क्षेत्र या किसी अन्य क्षेत्र में कार्य करते हैं, यदि आप उसमें सफल होना चाहते हैं, अपने दायित्व को पूरी तरह से निर्वाह करना चाहते हैं, तो आपको कार्य और समर्पण तथा भक्ति और कर्म से समर्पण होना चाहिए. मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य उनकी इसी महत्वपूर्ण चिंतन में मानता हूँ. साथ ही यह भी मानता हूँ कि किसी भी व्यक्ति, समाज और देश के विकास का रहस्य इसी भक्ति और कर्म के सिद्धांत में निहित है. तो પોતાના ઉદ્દેશને પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મ ભાવથી કરતા હતા. એ પૂરા સમર્પણ કર્મને થઈ જતા હતા. એને મુખ્ય 3 બાબતો હતી કે શાસ્ત્રીજીના ચરિત્ર અને જીવન દર્શનમાં 3 બાબતો મુખ્ય હતી. પોતાના ઉદ્દેશ પ્રત્યે દૃઢ શ્રદ્ધા રાખતા હતા કે મારે આ ઉદ્દેશ્ય પ્રાપ્ત કરવો જ છે. તે ઉદ્દેશ્યને પ્રાપ્ત કરવા માટે કર્મયોગનું અનુસરણ કરતા હતા. પછી કર્મ પ્રત્યે પૂર્ણ સમર્પણ થઈ જતા હતા કે સંપૂર્ણપણે કર્મને જ સમર્પણ થઈ જતા હતા. શાસ્ત્રીજી માનતા હતા કે જીવનમાં કોઈ પણ ક્ષેત્રમાં સફળ થવા માટે સમર્પિત ભાવનાથી કર્મ કરવા જરૂરી છે. કર્મ પ્રત્યે મનમાં ભક્તિ હોવી જોઈએ એમ કે છે. શું કે છે? કર્મ કરવું એના પ્રત્યે મનમાં ભક્તિ હોય. જો આપણા મનમાં જ તે કાંઈ હોય નહીં અને આપણા મનમાં દૃઢ શ્રદ્ધા કે દૃઢ વિશ્વાસ ન હોય તો આપણે કોઈ કર્મ સારી રીતે કરી શકીએ નહીં. मैं शास्त्री जी की सफलता का रहस्य, शास्त्री जी का संपूर्ण जीवन श्रम, सेवा, सादगी और समर्पण का अनुभव उदाहरण है. उनके युग केवल उनके कार्यों और विचारों में अभिव्यक्त नहीं पाते, बल्कि उनको देखने से ही इन सभी भावों का एहसास हो जाता है. उनके अपने व्यक्तित्व के विचारों का अनोखा समन्वय था. वे जो कुछ कहते थे वही करते थे. जो कुछ भी करते थे वह एकमात्र राष्ट्र लाभी भावना से प्रेरित होकर थे. मुझे लगता है कि यह उनके चरित्र की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, जिसके कारण देशवासी उन पर इतना अधिक विश्वास करते हैं और उन्होंने चाहते भी थे. पंडित नेहरू को समुद्र राजनीतिक विरासत को संभालना और उसे आगे ले जाने का काम कम कठिन नहीं था, लेकिन देश ने उस समय यह साफ साफ देखा कि उसे संभालने की ताकत शास्त्री जी में ही है, और शास्त्री जी ने अपने निर्मल चरित्र और दृढ़ संकल्प शक्ति द्वारा देश की इस आकांक्षा को पूरा किया. तो શાસ્ત્રીજી કેવા હતા? તો કે હંમેશા સાદાઈવાળા હતા. સંપૂર્ણ જીવન એનું સાદાઈથી ભરેલું હતું. અને એ બધા એના જે જવાહરલાલ નહેરુ હતા, પછી શાસ્ત્રીજી છે એ નિર્મળ ચરિત્ર દ્વારા દૃઢ સંકલ્પ દ્વારા એ રાજનીતિક સંભાળી હતી. એનામાં એક અલગ જ વ્યક્તિત્વનું હતું કે જે કાંઈ કામ કરે એને સમાજની પ્રત્યે એને અહેસાસ થવો જોઈએ કે હું આ કામ સંપૂર્ણ એનું કરી નાખતા હતા. એને કેવલ કાર્યનો વિચારવાની અભિવ્યક્તિ નહોતી, પણ એને કરી દેખાડવાની પણ અભિવ્યક્તિ હતી. અને બધા કાર્યો કરે એ રાષ્ટ્રના લાભ માટે જ કરતા હતા. અને એના કારણે દેશવાસીઓ પર બધાને એનો વિશ્વાસ પણ ઝાઝો હતો. અને દેશની જે રાજનીતિક વિરાસત હતી એનું કામ ઘણું બધું કઠિન હતું, મુશ્કેલ હતું, છતાંય આ કામ શાસ્ત્રીજીએ પોતાની ઉપર લઈ લીધું અને પોતાની શક્તિ દ્વારા આ કામ છે એ પૂરું કર્યું હતું. शास्त्री जी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे एक सामान्य परिवार में पैदा हुए थे.
सामान्य परिवार में ही उनकी परवरिश हुई थी और जब भी देश के प्रधानमंत्री जैसे महत्वपूर्ण पद पर पहुंचे तब भी वह सामान्य ही बने रहे। विनम्रता, सादगी और सरलता उनके व्यक्तित्व में एक विशिष्ट प्रकार का आकर्षण पैदा करते थे। इस दृष्टि में से शास्त्री जी का व्यक्तित्व बापू के अधिक करीब था और कहना न होगा कि बापू से प्रभावित होकर ही सन 1921 में उन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी। शास्त्री जी पर भारतीय चिंतकों डॉक्टर भगवान दास तथा बापू का कुछ ऐसा प्रभाव रहा कि वह जीवन भर उनके आदर्शों पर चलते रहे तथा औरों को उसके लिए प्रेरित करते रहे। शास्त्री जी के संबंध में मुझे बाइबल की वह उक्ति बिल्कुल सही जानी पड़ती है कि विनम्र ही पृथ्वी के वारिस होंगे। तो શાસ્ત્રીજી છે એ સામાન્ય પરિવારમાં હતા। એની વિશેષતા એ હતી કે સામાન્ય પરિવારમાંથી આવ્યા હતા અને એની પરિવારશ એટલે કે એની બાળપણની જે કાંઈ એને નાનેથી મોટા થયા એ પણ સામાન્ય પરિવારમાં થયા। દેશના પ્રધાનમંત્રી પદ ઉપર પહોંચ્યા તો એ સામાન્ય માણસની જેમ જ રહ્યા। શાસ્ત્રીજી કાંઈ કહેતા, જે કરતા તેવો જ કાંઈ કરતા, તે રાષ્ટ્રના હિત માટે જ કરતા। તેઓ વિશિષ્ટ વ્યક્તિ હોવા છતાં જીવનભર સામાન્ય વ્યક્તિ બની રહેતા। વિનમ્રતા, સાદાઈ અને સરળતા તેમના વ્યક્તિત્વમાં ઓતપ્રોત થઈ ગયા હતા। તેમણે સમસ્ત જીવન મહાત્મા ગાંધીને અને ડૉક્ટર ભગવાનદાસના આદર્શોને અનુસાર વિતાવવાનું કરી દીધું। વિનમ્ર લોકો જ સંસારના વારસદાર બનશે। બાઇબલની આ યુક્તિ તેમને અક્ષરશ લાગુ પડે છે કે તેઓ પોતાને કદી શાસક માનતા નહોતા, જનતાના સેવક માટે જ માનતા હતા। અને શાસ્ત્રીજીએ જે 1962 એટલે કે शास्त्री ने हमारे देश के स्वतंत्रता संग्राम में तब प्रवेश किया था जब वे एक स्कूल में विद्यार्थी थे और उस समय उनकी उम्र 17 वर्ष की थी। तो કે શાસ્ત્રીજી હતા એ સ્વતંત્રતા સંગ્રામમાં ક્યારે જોડાયા હતા? તો કે એ એક સ્કૂલના વિદ્યાર્થી હતા, ખાલી માત્ર 17 વર્ષના હતા। ત્યારથી ગાંધીજીના આહવાન પર स्कूल छोड़कर बाहर आ गए थे। गांधी जी માટે स्कूल छोड़ीने बाहर આવી ગયા હતા। उसके बाद काशी विद्यापीठ में उन्होंने अपनी शिक्षा पूरी કરી। પછી જે કાશી વિદ્યાપીઠ હતી ત્યાં એણે પોતાનું ભણવાનું છે એ પૂરું કર્યું હતું। उनका मन हमेशा देश की आज़ादी और सामाजिक कार्यों की ओर लगा रहा। परिणाम यह हुआ कि सन 1926 में वे लोक सेवा मंडल के शामिल हो गए, जिसके वे जीवन पर सदस्य रहे। इसमें शामिल होने के बाद से शास्त्री जी ने गांधी जी के विचारों को अनुरूप अक्षता द्वार के काम में अपने काम को लगाया। यहाँ से शास्त्री जी के जीवन का एक नया अध्याय प्रारंभ हो गया। तो કે શાસ્ત્રીજી ઈસવીસન 1926માં લોક સેવા મંડળના સભ્ય બન્યા અને જીવનભર તેના જ સભ્ય રહ્યા। આ સંસ્થા દ્વારા તેમણે અછૂતો દ્વારનો કાર્યક્રમ કર્યો। 1930 में जब नमक कानून तोड़ो आंदोलन शुरू हुआ तो शास्त्री जी ने उसमें भाग लिया था। कયું નમક કાનૂનનું એમાં એ આંદોલન કર્યું, એમાં એ સામેલ હતા। પરિણામ રૂપે ઉन्होंने જેલ जाना पड़ा था। તો કે 1930માં જે મીઠાનો કાયદો તોડવાના કારણે એને જેલમાં પણ જવું પડ્યું હતું। यहाँ से शास्त्री जी को जेल की यात्रा की शुरुआत हुई तो सन 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन तक निरंतर चलती रही। तो કે 1942 સુધી તેઓ કુલ 7 વખત જેલમાં જઈ આવેલા હતા। इन 12 वर्षों के दौरान 7 वक्त। तो કે પછી इसी से यह अंदाज लगाया जा सकता है कि उनके अंदर देश की आज़ादी के लिए कितनी बड़ी ललक है। दूसरी जेल यात्रा उन्होंने 1932 में किसान आंदोलन में भाग लेने के लिए करनी पड़ी। 1942 की उनकी जेल यात्रा 3 वर्ष की थी, जो सबसे लंबी जेल यात्रा थी। પછી तो कि इस दौरान शास्त्री जी यहाँ एक और गांधी जी द्वारा बताई गई रचनात्मक कार्यों में लगे हुए थे, वहीं दूसरी ओर पदाधिकारी के रूप में जनसेवा के कार्यों में भी लगे रहे थे। 1935 में वे संयुक्त प्रांतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव बने गए। इस पद पर वे 1938 तक रहे। किसानों के प्रति उनके मन में विशिष्ट लगाव था, इसलिए उनको सन 1936 में किसानों की दशा का अध्ययन करने वाली एक कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया।
पूरी लगन के साथ काम करने की उन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसमें जिम्मेदारी अनमोल पर विशेष और दिया तो कि जुदा जुदा अनुभवो लीधा। ईस्वीसन 1935 में तेओ संयुक्त प्रांतीय कोंग्रेसना समितिना सचिव बन्या। पछी 1936 में तेमने खेडूतो परिस्थितिनो अभ्यास करनारी समितिना अध्यक्ष बनाववामां आव्या। तेनो जे रिपोर्ट तेमणे रजू कर्यो हतो तेमां जमीनदारीनी प्रथाने अंत करवा पर विशेष भार मूकवामां आव्यो। तेओ 6 वर्ष सुधी अलाहाबादनी नगरपालिका साथे संकळाई रह्या हता। आम जुदा जुदा पद पर रहीने कार्य करती वखते ग्रामीण शहेरीनी जनतानी उसके बाद 6 वर्षों तक इलाहाबाद नगरपालिका किसी न किसी रूप में जुड़े गए। उनका अनुभव, व्यक्तित्व और चिंतन को नागरिकों की समस्याओं से निकट परिचित कराया। उनके पास ग्रामीण जीवन का अनुभव था, जब उसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका ने जन सेवा का भी अनुभव जोड़ दिया तो कि नगरपालिका ने साथे ही संकळाण। आम जुदा जुदा पद पर रहीने कार्य करती वखते तेमणे ग्रामीण शहरी जनतानी जुदी जुदी समस्याओं माहितगार थवानो अवसर मळ्यो एने। अब इसके साथ ही इलाहाबाद नगरपालिका का जन सेवा का अनुभव छोड़ दिया। लोकतंत्र इस आधार पर इकाई कार्य करने से देश की छोटी छोटी समस्याओं उनके निराकरण अच्छी तरह परिचित हो गए। पछी 1937 में वे संयुक्त प्रांत व्यवस्था सभा के लिए निर्वाणित हुए। सही मायने में यहीं से शास्त्री जी के संसदीय जीवन की शुरुआत हुई। तो 1937 में तेमणे संयुक्त प्रांतनी व्यवस्थापिक सभा माटे चूंटवामां आव्या। आ रीते तेमना संसदीय जीवननी शुरुआत त्यारथी ज थई। शास्त्री जी को भारतीय राजनीति की इतनी सही और गहरी पकड़ थी कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने उन्हें अपना राजनीतिक गुरु मानते हुए कहा था कि उन्हें के मार्गदर्शन में मेरा राजनीतिक जीवन शुरू हुआ है। तो शास्त्रीजी छे एनी राजनीतिक में आटली गहरी एटले के उटलो ऊंडी अने जानकारी एने प्राप्त हती कि श्रीमती जे इंदिरा गांधी हता एम कहता एने गुरु मानता था कि एना मार्गदर्शन हेठे हूँ मारा राजनीतिक जीवन शुरुआत करी शकी छूं एम। देश की आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश तथा केंद्र सरकार में शास्त्री जी भिन्न भिन्न पदों पर रहे। उत्तर प्रदेश में उन्होंने गृह मंत्री बनाया गया। बाद में पंडित नेहरू के अनुरोध पर वे केंद्र में आ गए। केंद्र में उन्होंने रेल और परिवहन का संचार, वाणिज्य, उद्योग और गृह जैसे महत्वपूर्ण मंत्रालयों में मंत्री पद पर संभाला। इन पदों पर रहते हुए शास्त्री जी ने अपनी जिस प्रशासनिक दक्षता का प्रमाण दिया वह हमारे देश के लिए एक उदाहरण है। अपने मंत्रालयों के कार्यों में उनका दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक था, सभी प्रकार भी औपचारिक से पर होता था। वे अपने को भी कभी भी अपने पद के कारण ऊंचा नहीं मानते थे। उनकी बड़ी सीधी साधारण थी कि वे जनता के शासक नहीं बल्कि जनता के सेवक है। ऐसी भावना से कार्य करने के कारण उन्होंने अपने मंत्रालय में तो लोकप्रियता मिली थी, साथ ही साथ सारे देश की लोकप्रियता मिली। इस लोकप्रियता का परिणाम था कि पंडित नेहरू के निधन के बाद देश के उन्हें प्रधानमंत्री के रूप में स्वीकार किया। देश के इस महत्वपूर्ण पद पर रहते हुए केवल 19 महीनों के छोटे से समय में उन्होंने जितनी सफलताएं और लोकप्रियता प्राप्त की वह एक उदाहरण है। शास्त्री जी के सामने अपना उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट था, उसके किसी प्रकार का धुलने या भटकाव नहीं था। तो कि देश ने स्वतंत्र मळ्या पछी तेओ उत्तर प्रदेशना केंद्र सरकारना जुदा जुदा पद पर रह्या। केंद्रीय मंत्री तरीके तेमणे परिवहन, संचार, वाणिज्य, उद्योग, गृह मंत्रालयनी जवाबदारी संभाળી। दरेक पद पर रही तेमणे पोतानी शासकीय क्षमतानो परिचय आप्यो। तेमने दृष्टिकोण अत्यंत व्यवहारिक હતો। तेणे 19 मास सुधीनी प्रधानमंत्रीना पद पर रही तेमणे उल्लेखनीय सफलता અને लोकप्रियता प्राप्त કરી હતી। हमारे देश के अत्यंत महत्वपूर्ण पद पर रहे एवं उन पदों पर रहते स्वाभाविक रूप से अधिकार संपन्न थे, लेकिन उन्होंने हमेशा आत्मस्वयं का काम लिया था, अधिक कर्तव्यों को तरजीह दी। शायद इसलिए शास्त्री जी
इतने अधिक लोकप्रिय थे कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में 19 दिसंबर 1964 को छात्रों को संबोधित करते हुए कुछ ही तरह के विचार व्यक्त किए। आपके भविष्य की मंजिल चाहे तो कुछ भी हो, आप में से प्रत्येक को यह सोचना चाहिए कि आप सबसे पहले देश के नागरिक हैं। यह आपको संविधान द्वारा प्रदत्त कुछ अधिकार देता है, लेकिन इससे कुछ कर्तव्यों का भी बोझ आता है जिसे समझना चाहिए। हमारा देश प्रजातांत्रिक है जो निजी स्वतंत्रता देता है, लेकिन इस स्वतंत्रता का उपयोग एक व्यवस्थित समाज के हित में स्वेच्छा में लगाए गए प्रतिबंधों की तरह होना चाहिए। अधिकार, कर्तव्य और आत्मसंयम के बारे में यह अत्यंत महत्वपूर्ण बात शास्त्री जी ने कही थी, जिसे ये आज याद रखने की ज़रूरत है। तो शास्त्री जी एम कहता હતા કે તમારું કર્તવ્ય ગમે તે હોય, એમ કે તમારું કર્તવ્ય ગમે તે હોય, પણ સૌથી પહેલું તમારું કર્તવ્ય શું છે કે તમે એક દેશના નાગરિક છો એમ। સંવિધાનમાં તમને કેટલાક અધિકારો આપણને આપ્યા છે। આપણને પણ સંવિધાન જ્યારે ભારતનું ગણાયું તેમાં આપણને 12 જેટલા અધિકાર આપવામાં આવેલા છે। તો કેટલાક કર્તવ્ય પણ આપણને સોંપવામાં આવ્યા છે। જેટલા આપણને અધિકાર આપ્યા છે એટલા તો કર્તવ્ય પણ સોંપવામાં આવ્યા છે કે હું આ દેશનો નાગરિક છું, એ મારો હક છે, મારો અધિકાર છે। એવી રીતને દેશની રક્ષા કરવી મારું કર્તવ્ય છે, ફરજ છે। એવી રીતને આપણે કર્તવ્ય પણ ઘણા સોંપવામાં આવ્યા છે। તો તમને સ્વતંત્રતા મળી છે તો તેનો ઉપયોગ દેશ અને સમાજના હિત માટે કરવો જોઈએ, એવું કોણ કહેતું ગયું છે આપણને? શાસ્ત્રીજી કહેતા ગયેલા છે કે આપણે તમારે ભવિષ્યમાં મંજિલ ગમે એ હોય, પણ તમારે એ તો વિચારવું જ જોઈએ કે તમે એક દેશના નાગરિક છો। તો આ પાઠ આપણો અહીંયા પૂરો થાય છે। તમારે શબ્દાર્થ 2 વાર લખી પ્રશ્ન 1 નહીં, અભ્યાસનો પ્રશ્ન 1 ની સ્વાધ્યાયનો પ્રશ્ન નંબર 1 છે એ તમારે 1 વાર લખી ક્લાસ ટીચરના વોટ્સઅપ નંબર ઉપર સેન્ડ કરી દેવાનો રહેશે। તમારે પેજ નંબર ઉપર 24 ઉપર ભાષા સજ્જતા એટલે કે વ્યાકરણ આપ્યું છે, આપણે આવતા લેક્ચરમાં લઈશું। ત્યાં સુધી આવજો, ફરી મળીશું આવતા લેક્ચરમાં।